मरीजों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स 2 दिन से हड़ताल पर है। वार्ता पर वार्ता हो रही है, लेकिन बेनतीजा होकर खत्म हो जा रही है। आज भी हुई वार्ता का कोई भी नतीजा नहीं निकला। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की जीबीएम के बाद हड़ताल खत्म होगी। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज हुए बेहाल। कहां हो सरकार? यही हंगामा, बहसबाजी और धक्का मुक्की धरती के भगवान के नाराज होने का सबब है। जयपुर के कांवटिया अस्पताल में जैसे ही महिला रेजिडेंट डॉक्टर से मरीजों के परिजनों ने ऐसी हरकत की, सभी डॉक्टर नाराज हो गए और फिर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों का आरोप है कि परिजनों ने महिला रेजिडेंट के साथ मारपीट की है। ऐसे में आरोपियों पर कार्रवाई जरूरी है। मान मनोवल की लाख कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर नहीं माने, अपनी मांगे मनवाने पर अड़े हैं। कम मांग तो हमारी यही है कि महिला रेजिडेंट चिकित्सक के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, उसके 10 से 12 परिजन जो उस वक्त मौजूद थे घटनाक्रम में, उनको सबको मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, क्योंकि अस्पताल प्रशासन का फेल्योर कई बार सामने आया है, तो जो चिकित्सक अधीक्षक महोदय हैं उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। डॉक्टर्स अस्पताल प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। गलती पर गुस्सा जायज है, लेकिन मरीजों का क्या कसूर? अपने पेशे से बेईमानी क्यों? डॉक्टर्स की नाराजगी का सबब ऐसा है कि मंगलवार से लेकर अब तक हड़ताल के चलते 160 से ज्यादा ऑपरेशन टल चुके हैं। हालांकि मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से वार्ता भी की गई, लेकिन डॉक्टर्स की नाराजगी दूर नहीं हुई। डॉक्टरों की मांग है कि डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान की जाए, अस्पतालों में सीसीटीवी लगवाए जाएं, अस्पतालों में सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाई जाए, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, कांवटिया मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को हटाया जाए। पूर्व में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। वही कांवटिया अस्पताल था, वही रेजिडेंट थे, 2 मेल रेजिडेंट के साथ मारपीट की गई। प्रशासन की तरफ हमने उसका रुख आग्रह करने का कोशिश किया, लेकिन वहां पर बार बार हमारे आग्रह करने के बावजूद भी वहां पर कोई सुरक्षा बंदोबस्त नहीं किए गए। लेकिन एक महिला रेजिडेंट के साथ मारपीट होने के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है, ये कैसा न्यायोचित है? सुरक्षा के लिए जो गार्ड लगे हुए हैं, हम चाहते हैं कि गार्ड की जगह बाउंसर तैनात किए जाएं हर हॉस्पिटल के अंदर, एसएमएस में भी और एसएमएस की जितनी पेरीफेरी हॉस्पिटल है उनमें भी। क्योंकि गार्ड की जो उम्र है, अब आप देखेंगे उनकी एवरेज उम्र 70 ईयर है। अब 70 साल का जो गार्ड बना हुआ है, उनकी अब सुरक्षा से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि हम हर हॉस्पिटल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। दूसरी जो पुलिस चौकी बनी हुई है, वहाँ पर उन पुलिसकर्मियों को लगाया जाए वहाँ पे। तो यही मुख्य मांगे हैं। बार बार हम इन चीज़ों को मांग करते हैं, घटनाएं घटती हैं, सरकार आश्वासन देती है, कोई क्रियान्वित उसमें होता नहीं है। इसी की इन चीज़ों के कारण ये फिर घटनाएं पुनरावृत्ति होती रहती है। न जाने कब ये मांगे पूरी होंगी और न जाने कब मरीजों की परेशानी दूर होगी। फिलहाल तो ये सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, वो बिना मरहम के मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। मन ही मन ये दुआ कर रहे हैं, हे भगवान, धरती का ये भगवान जल्द मान जाए, ताकि हमारे जख्मों पर मरहम लग पाए। जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और आज हुई वार्ता के बाद मामले को लेकर क्या कुछ निष्कर्ष निकला, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता सचिन शर्मा। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। जनरल बॉडी मीटिंग खत्म हो चुकी है। प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी की ओर से एक प्रस्ताव भी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय चौधरी और उनके पदाधिकारियों को सौंपा गया है। किस तरह का ये प्रस्ताव है, किस तरह की पहल हुई है प्रशासन की ओर से और किस तरह की मांगें रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रखी हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या निर्णय रहा है। डॉक्टर साहब, एक प्रस्ताव आपको मिला है, क्या प्रस्ताव है, क्या आप लोग चाहते हैं और कितने समाधान अब तक हो पाए हैं? देखिए, हमें कोई प्रस्ताव लिखित में नहीं दिया गया है। हम मीटिंग में गए थे तो हमें प्रिंसिपल सर ने ब्रीफ किया था कि हम ये कर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, गार्ड लगा रहे हैं,
एमपीए एक्ट के तहत, महिला उत्पीड़न एक्ट के तहत कार्रवाई करवा रहे हैं, लेकिन चारों चीज़ों में से कुछ भी ऑन टेबल रिकॉर्ड में नहीं है कि क्या कर दिया इमीडिएट एक्शन में। महिला एमपीए एक्ट के तहत किस किस के खिलाफ एफआईआर हो गई और एमएस के द्वारा एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई, वो कॉपी हमारे पास है ही नहीं। सिर्फ बातों से बहलाया जा रहा है, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, उसके आगे कोई भी नहीं बढ़ रहा है। तो प्रस्ताव सिर्फ बोले जा रहे हैं, उन पे कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट की इतनी सी बात है कि ठोस तरीके से 4 चीज़ें हैं, चारों को लिखित में दे दीजिए और तुरंत हम काम पे चले जाते हैं। अगर बात करें एक कमेटी की, तो जिस तरह से जो मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, उनके सचिव हैं डॉक्टर राशिम कटारिया, वो आपसे मिले हैं। उन्होंने एक पेपर दिया जिसपे उनका ये कहना है कि एक कमेटी बनाई गई है 5 सदस्यीय डॉक्टर SM शर्मा। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। I will only say this, sir, because I have not heard Mr. Hegde's statement first hand. It would be inappropriate to comment. But when it comes to commenting against women in politics, I have been at the receiving end of none other than same team Rahul Gandhi, including Srimati Vadra's brother-in-law. Aditi Times Now, last question. It is Rahul Gandhi who is hiding behind Robert Vadra now. It is time that साले साहब को, जो भ्रष्टाचार में राहुल गांधी ने अब तक लांछन सहने दिए, साले साहब खुद जनता के सामने आकर बताएं कि रक्षा सौदों में उनकी इतनी रुचि क्यों है। साले साहब खुद अब जनता को बताएं कि क्या देश की सुरक्षा को चंद रुपयों के लिए, लैंड के लिए राहुल गांधी ने क्या शहीद करने का प्रयास किया। It is for Rahul Gandhi now to answer, instead of hiding behind Robert Vadra, what is his special and strategic relationship with Sanjay Bhandari? How much of his interest lies in the defense preparedness of the country, so much so that he is willing to sacrifice Indian interests for a few parcels of land. Thank you so much. Himanshu. Yeah, Himanshu. हिमांशु कहाँ? हिमांशु मैं इतना ही कहूंगी कि आज, एक तो मैं जानती नहीं हूं कि रिपब्लिक से बात भी करेंगे राहुल गांधी या नहीं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आज जितने तथ्य 2 दिन में बाहर आए हैं उनके बारे में कम से कम राहुल गांधी स्पष्टीकरण दे दे। ऐसा क्या विशेष रिश्ता है HL पाहवा, महेश नागर, CC थम्पी और संजय भंडारी के बीच में कि घर न सिर्फ जीजा जी को मिलता है बल्कि साले साहब को भी जमीन मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखकर वोट की ताकत बताने की कोशिश की। उन्होंने ब्लॉग में लिखा है कि वोट देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार है। मतदान में 1 महीने से भी कम समय बचा है और ये हमारे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है। ऐसा वातावरण बनाए जहां वोट करना गर्व की बात हो। ब्लॉग के लिंक को पीएम मोदी ने ट्विटर पर भी शेयर किया है। दिलचस्प ये है कि उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सहित कई नेताओं को टैग किया है। उन्होंने सबसे अपील की है कि लोगों को अधिक से अधिक वोटिंग के लिए प्रेरित करें। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ अपने ब्लॉग में लिखा है वो आपको बताते हैं। ब्लॉग में बताई वोट की ताकत और विभिन्न लोगों को टैग भी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। देश की विकास यात्रा में वोट अहम भागीदार है। साथ ही वोटर कार्ड होना हर एक के लिए गर्व का विषय है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखी। मतदान में 1 महीने से भी कम समय बचा है। मतदान हमारे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक है। अपने नाम की जांच मतदाता सूची में अच्छे से कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट को लेकर अपील करने और विभिन्न लोगों को टैग करने को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश का सौभाग्य बताया। प्रकाश जावड़ेकर ने हमारे सहयोगी विनीत के साथ खास बातचीत में ये बयान दिया।
हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, उनसे बात करते हैं। सर, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया है, सभी को टैग किया है और वोट में शामिल होने की अपील की है। मुझे लगता है देश का भाग्य है कि ऐसे प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री मिले हैं कि हर अवसर में देश के नए निर्माण की सोचते हैं और आज का ट्वीट भी उसी के दायरे में आता है। उनकी एक नई कल्पना है कि जो तीसरे सहस्त्राब्दी में जन्मे हैं यानी 2000 में, वो इस बार पहली दफा वोट करेंगे। वो तीसरे सहस्त्राब्दी के पहले वोटर्स हैं। तो ऐसे वोटर का स्वागत भी कर रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि भाई आपका वोट रजिस्टर करो, अभी भी समय नहीं गया है। आखिरी दिन जो वोटिंग का फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन होता है तब तक चलता है, तो आने वाले दिनों में तुरंत अपना नाम है कि नहीं पहले चेक करो, नहीं है तो रजिस्टर करो, अगर गलत एड्रेस है तो वो ठीक करो ताकि फिर वोटिंग के समय दिक्कत नहीं होगी। और उन्होंने जो 2 बातें कही है बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने टूर ट्रैवल को भी ऐसा प्लान करो कि वोटिंग के दिन आप आपके गांव में रहोगे और उसके साथ साथ लोगों को मोबिलाइज करो, लोगों को मोबिलाइज करके सबको कहो, क्योंकि उन्होंने कहा कि अपना वोट देश का भाग्य बदलता है। लेकिन सर, अपना वोट देश का भाग्य बनाता है और कभी भी पछतावा नहीं करना पड़े कि अरे मैंने वोट नहीं दिया इसलिए गड़बड़ हो गया, तो ये कभी नहीं लगना चाहिए। इसलिए हर एक को वोट करना लोकतंत्र में अपना केवल अधिकार नहीं कर्तव्य भी है, इसी को वो बता रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह का अपील और सबको टैग किया है तो निश्चित रूप से ज़्यादा लोग जिनका अभी भी नाम नहीं है या कोई करेक्शंस करने हैं वो करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन सर, अगर हम बात करें सर, अब अखिलेश यादव इस पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश जो है मतदान करेगा और नया पीएम चुनेगा। लोकतंत्र में वोटर रजिस्ट्रेशन और वोटिंग करना, यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अब वोटर किसको चुनेगा ये वोटर का तय करने दो। और पूरा देश आज जिस माहौल में है और पूरा देश तरक्की चाहता है, नए भारत का निर्माण करना चाहता है जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, आतंकवाद मुक्त हो, गरीबी मुक्त हो, ऐसे भारत के निर्माण के लिए लोग वोट करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हमें बहुमत मिलेगा और हम जीतेंगे। लेकिन आज का ये जो अपील है ये सबके लिए है कि भाई आप वोटर रजिस्टर करो। ठीक है, बहुत साफ तौर पे कहना है कि बहुमत मिलेगा और जीत हासिल होगी। कैप्टन रमेश रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु में कांग्रेस आज अपने चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर रहा है और प्रचार अभियान की लॉन्चिंग के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चेन्नई में हैं, जहां उन्होंने स्टेला मैरिस वुमेन कॉलेज में छात्राओं से बात की और उनके सवालों के जवाब दिए। राहुल का इसके बाद नागरकोयल में एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। I learn from Mr. Modi. Mr. Modi attacks me, he throws anger at me, and he trains me not to reply in anger. So I can't be angry, I can't hate Mr. Modi. Do you hate your people who teach you things? पूरी दुनिया में पाकिस्तान की करतूतों की पोल खुलना जारी है। UNHRC में एक तरफ भारत के बाद पीओके एक्टिविस्ट ने कश्मीर पर पाक के दोगुले चरित्र को पूरी दुनिया के सामने रखा है, तो वहीं अमेरिका ने भी पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी मसूद अजहर को दुनिया के लिए खतरा करार दिया है। Pakistan has forced, while it continues fomenting terrorism, Pakistan has been using our land as launching pad to orchestrate terror and destruction in Jammu Kashmir. Regarding Masood Azhar and is a threat to regional stability and peace. पाकिस्तान पर कार्रवाई जरूरी है। पाकिस्तान न संयुक्त राष्ट्र के नियमों को मान रहा है और न ही मानवीयता दिखा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ कर रहा है आतंकवाद और अत्याचार, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन को प्रोडक्ट्स के नाम पर हर वो इलाका बेच देने का है जो विवादित है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में UNHRC का सत्र चल रहा है और इसमें रोज पाकिस्तान की करतूतें उजागर की जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है।
Pakistan has forcibly, while it continues fomenting terrorism and keeps deceiving the world by manifesting itself as a self-styled protector of the rights of the people of Jammu and Kashmir for over 7 decades. पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है। पिछले 7 दशक से पाकिस्तान कश्मीरी आवाम के अधिकारों को लेकर दुनिया को झूठ बोलता आया है। Pakistan has been using our land as launching pad to orchestrate terror and destruction in Jammu Kashmir and elsewhere in the region. We are very much concerned about growing menace of terrorism from Pakistan and its implications on regional and international peace. UNHRC से इतर पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को लेकर अमेरिका ने भी अपना रुख साफ किया है। अमेरिका ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर कार्रवाई को जरूरी बताया है। Regarding Masood Azhar, the United States and India work closely together on counterterrorism. JEM has been responsible for numerous terrorist attacks and is a threat to regional stability and peace. हाफिज सईद की बात करें तो भारत और अमेरिका आतंकवाद रोकने के लिए साथ साथ हैं। जैश-ए-मोहम्मद कई आतंकवादी हमलों का जिम्मेदार है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। इससे पहले भारत भी कई बार पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की करतूतें और आतंकवाद के बारे में बता चुका है। UNHRC में भी भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव मीनी देवी कुमाम भी बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में मानवाधिकार उल्लंघन और अत्याचार का मुद्दा उठा चुकी है, जिसका मकसद साफ है कि आतंक और आतंक को शाह देने वाले पाकिस्तान पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कहते हैं किस्मत बदलते देर नहीं लगती। कब, कहां, कैसे और किस मोड़ पर कौन आपके लिए फरिश्ता बन जाए कोई नहीं जानता। ऐसा ही कुछ हुआ नन्हे रोहित के साथ। ढोल बजान तो माँ सर कमातो पहला रुपया। ये रोहित है, छोटो छोरो मारो रात दिन ढोल बजातो। ये है रोहित की माँ। इस माँ की बेबसी और लाचारी देख आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तंगहाली में यह परिवार जी रहा है। लेकिन आज इस परिवार के दरवाजे पर खुशियों ने दस्तक दी है। ये मासूम सा रोहित घूम घूम कर ढोलक बजाता है। जिस उम्र में हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में किस्मत ने कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ दे दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं ढोल बजान तो माँ सर कमातो पहला रुपया। आज मैंने कलेक्टर साहब मिला तो मैंने परिणाम किया। आज मैं बहुत खुश हूँ। रोहित की जिंदगी में जो बदलाव आने वाला है, उसका पूरा श्रेय जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम को जाता है। रोहित अब पढ़ाई करेगा और बच्चों की तरह स्कूल जाएगा। ये सब सुनकर इस माँ की खुशी भी देखिए, जो कलेक्टर साहब को शुक्रिया अदा कर रही है। छोटो छोरो मारो रात दिन ढोल बजातो, दिमाग खराब हो, रोटी देने वाला आको नहीं। जूसी झोपड़ी में बैठी हूँ, माँ कमार टावर रोटी ले रहा तो जो रोटी बना खाऊं। कलेक्टर से साहब बड़े साहब मिला बने धन्यवाद। मेरे बुरा कमाने। दरअसल बीकानेर कलेक्टर कुमार पाल गौतम नोखा पहुंचे थे, जहां उनकी नजर इस मासूम रोहित पर पड़ी, जो जीवन यापन के लिए इस नन्ही सी उम्र में ढोल बजाकर पैसे कमाता है। कलेक्टर साहब का बच्चे को देखकर दिल पसीज गया। उन्होंने बच्चे की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी एक स्कूल को दिलवाई। एक बालक था जो ढोल बजाकर अपना जीवन यापन करता था, छोटा बालक। उसके बारे में जिला कलेक्टर को अवगत करवाया गया। जिला कलेक्टर साहब ने तुरंत ही उसके पढ़ाई के लिए बीओ को बुलाकर आरटी में किसी अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करवाने बाबत निर्देश दिए कि एक बच्चा जो ढोल बजा रहा है तो उसको भी शिक्षित करने के लिए कलेक्टर साहब ने निवेदन किया। तो हमने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया कि हम उस बच्चे को शुरुआत से लेकर क्लास 12 तक शिक्षा में पूरा उसको ये करेंगे और पूरा स्कूल की तरफ से निःशुल्क उसको शिक्षा प्रदान करेंगे। रोहित को एक बहुत बड़ा मौका मिला है सुनहरा भविष्य बनाने का। उम्मीद है वो अपना भविष्य रोशन करेगा। साथ ही जरूरत है कि रोहित जैसे और भी जो बच्चे हैं उन पर भी किसी की नजर पड़े और उनके भी दिन बहुरे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से रवि विश्नोई की रिपोर्ट।
और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक है। कई कांग्रेस नेता और मंत्री पहुंचे हैं पीसीसी। दीपेंद्र सिंह शेखावत, नमो नारायण मीणा, डॉक्टर चंद्रभान सिंह, बीडी कल्ला, हरीश चौधरी, सुखराम विश्नोई, भजन लाल जाटव, अर्चना शर्मा, ज्योति खंडेलवाल समेत अन्य नेता पीसीसी पहुंच चुके हैं। अहम खबर, कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक है। कई कांग्रेस नेता और मंत्री पीसीसी पहुंच चुके हैं। दीपेंद्र सिंह शेखावत, नमो नारायण मीणा, डॉक्टर चंद्रभान सिंह, तमाम नेता पहुंचे हैं पीसीसी। और संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। दिनेश, सभी नेताओं का वहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है, कितनी देर में बैठक शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही मिनटों में ये बैठक शुरू होने वाली है। कुछ ही मिनटों में यहाँ पर जो है जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है मीटिंग की विधिवत शुरुआत होगी। फिलहाल यहाँ पर जो है सीएम कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर जो है हलचलें तेज है। नेताओं का यहाँ पर पहुंचना जारी है लगातार। तमाम जो नेता हैं जो इस समिति में शामिल है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग होने वाली है। समन्वय समिति की मीटिंग है और इसमें चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, लोकसभा चुनाव के लिहाज से। और तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं जो इस कमेटी में शामिल है, वो इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। कई जो नेता और मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम नाम जो आपने अभी गिनाए वो तमाम नेता पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही कुछ और जो बड़े नेता हैं उनका यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी जो है वो असक अली टांक यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके साथ ही जो सुभाष गर्ग हैं मंत्री वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो लौट रहे हैं नरेना से। दादू धाम वो गए थे, उसके साथ ही जो है डिप्टी सीएम सचिन पायलट और जो प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे वो भी दादू धाम गए थे। तो वो तमाम जो लोग हैं वो हेलीकॉप्टर से लौटे हैं जयपुर और सूचना ऐसी है कि जयपुर वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो है वो पीसीसी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है मीटिंग यहाँ पर शुरू होगी। और इस मीटिंग की महत्ता को अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये मीटिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि पूरी तरीके से जो मंथन है तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनमें शुरू हो गया है लोकसभा चुनाव को लेकर। और कांग्रेस क्योंकि प्रदेश में यहाँ पर सत्ता में है तो काफ़ी जोर जो है वो कांग्रेस लगा रही है। अपना मिशन 25 का जो सपना संजो रही है कांग्रेस, उसे पूरा करने के लिए इस मीटिंग में तय होगा कि कौन नेता जो है वो दौरे करेंगे, किस किस तरीके से दौरे होंगे, क्या चुनाव कार्यक्रम रहेगा, तमाम जो चुनावी बिल्कुल दिनेश, तो ये मीटिंग बेहद खास मानी जा रही है। और हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर सत्ता पर अपना कब्जा जमाया, तो जाहिर है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी अपना प्रदर्शन दोहराने की पूरी कोशिश करेगी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।